नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान आज अध्ययन करने वाले हैं हम सैंधव धर्म के बारे में। और सैंधव धर्म से पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानी है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में। इस सुंदर जो घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसके पीछे कौन रहे थे और इतनी सुनियोजित जो उनकी नगर व्यवस्था रही है और ऐसी जो धार्मिक प्रथाएं रही है, इनके प्रतिपादक कौन रहते हैं, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कल अध्ययन किया इसके विस्तार के बारे में, जो रंगनाथ राव ने बताया था, पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी और उत्तर से लेकर दक्षिण में 1100 किलोमीटर तक फैली हुई इतनी बड़ी सभ्यता थी और भारत की अति प्राचीन सभ्यता, विश्व की अति प्राचीन सभ्यताओं में यह सम्मिलित की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता ही विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिनी जाती है और बाकी अन्य सभ्यताएं नहीं मानी जाती। चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे रोम की सभ्यता हो, चाहे यूनान की सभ्यता हो, इन्हें इतना प्राचीन नहीं माना जाता है। जो इकबाल, भारतीय जो संगीतकार है, इकबाल ने कहा था कि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, यूनान रोम सब मिट गए, मिटती नहीं यूं हस्ती हमारी, कुछ बात है इसमें खास, कुछ तो खास है मिटती नहीं यूं हस्ती हमारी। ये बात जो इकबाल के मुंह से जो संगीतकार है उन्होंने जो एक संगीत में जो दोहराई थी और ये बात वाकई में यही बात है कि भारत की सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो इसके विस्तार के बारे में हमने अध्ययन किया। उत्तर में जो मांडा है, मांडा क्षेत्र जम्मू कश्मीर से लेकर जो दक्षिण में दायमाबाद तक फैली हुई है और पूर्व में बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है और पश्चिमोत्तर क्षेत्र यहाँ शोर्तगुई तक जाता है जो अफगानिस्तान में स्थित है। इस तरीके से इस सभ्यता का विस्तार था और ये सभ्यता इतने क्षेत्र में फैली हुई थी जिसके बारे में हमने कल पढ़ लिया है। और उसके अलावा जो कालक्रम अलग अलग जो इतिहासकारों के द्वारा जो अलग अलग कालक्रम निर्धारित किया गया, चाहे इसमें जॉन मॉर्सल को ले लो, राजबली पांडे को ले लो, सर्वाधिक जो डीपी अग्रवाल का C14 कार्बनिक विधि के द्वारा जो काल निर्धारण किया वही माना जाता 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक का समय जो सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। आज हम बात करते हैं इसके निर्माताओं के बारे में, इसके निर्माण के बारे में। इतनी सुंदर सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है। हालांकि बात की जाए तो कुछ पाश्चात्य इतिहासकार है या विदेशी इतिहासकार, विदेशी विद्वानों के द्वारा ये साबित करने का प्रयास किया जाता है कि इस सभ्यता के निर्माता हमारे पूर्वज रहे हैं। ये जो है उनके द्वारा जो वैचारिकता अपने पर थोपने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये बात अच्छी तरीके से साबित हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति के निर्माता भारतीय लोग ही थे। तो इसमें इसके निर्माण से संबंधित अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो 3 मत सर्वाधिक प्रचलित मत माने जाते हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। एक तो बोले मिश्रित जाति के लोगों के द्वारा निर्माण किया गया, यानी सब लोगों के द्वारा मिलकर इस संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया गया है। दूसरा मत ये प्रचलित है कि द्रविड़ लोगों के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया। द्रविड़ लोग कौन है? जो दक्षिण भारत में रहने वाले लोग हैं, उन्हें द्रविड़ लोग कहा जाता है। और तीसरा मत कौन सा है? तीसरा मत है कि आर्यों के द्वारा इस संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं इनमें से जो सर्वाधिक जो प्रबल मत कौन सा माना जाता है। हालांकि अभी बात की जाए तो ये काफ़ी विवादास्पद है और इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। अभी ये प्रमाणित रूप से नहीं कहा जा सकता, हालांकि हमारे पास साक्ष्य अवशेष खूब है, फिर भी ये बात अभी प्रमाणित करने में अभी और समय लगेगा। जब कभी इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो अभी तक अपठित है उस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो कई रहस्यों से पर्दा उठेगा और ये बात सामने आएगी कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, किस तरह की संस्कृति थी। ये भाषा पढ़ने पर और भी कई चीज़ें जो रहस्य के रूप में खुलकर सामने आएगी। तो इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है और ये विषय विवादास्पद विषय रहता है और इसमें सभी इतिहासकार अभी तक एक मत नहीं है।
तो प्रोफेसर गुहा के अनुसार, जो प्रोफेसर गुहा है, इन्होंने क्या कहा कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में, यहाँ से प्राप्त जो मानव अस्थि पंजर के जो अवशेष है, मृत मानवों के जो हड्डियां हमें मिली है, उनके आधार पर यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को 4 प्रजातियों में विभाजित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ 4 प्रजातियों के अवशेष रहते हैं, जिसमें एक तो भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है ये सर्वाधिक पाई जाती है। इसके जो अस्थिपंजर, मृत जो अस्थिपंजर अपने को सर्वाधिक मिलते हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि भूमध्य सागर जो प्रजाति है उनके द्वारा इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण किया गया है। प्रोफेसर गुहा के अनुसार, जो रामचंद्र गुहा इनका पूरा नाम है, इन्होंने ये बात कही है। और उसके अलावा इन्होंने एक जाति बताई है, अल्पाइन जाति बताई है, एक मंगोलियाइड जाति यानी मंगोल जो लोग होते हैं उसके भी अस्थि पंजर यहाँ से मिलते हैं। अल्पाइन प्रजाति मानव की, उसके अस्थि पंजर मिलते हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलाइड जो मानव प्रजाति उसके भी अवशेष मिले। भूमध्य सागरीय प्रजाति है, इसके अवशेष सर्वाधिक मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय प्रजाति कौन सी है? जो पूर्वी एशिया की तरफ और दक्षिण एशिया की तरफ जो रहने वाली संस्कृति एशिया महाद्वीप में, उसे ही भूमध्य सागरीय जो प्रजाति कहा जाता है। यानी कि यहाँ के लोगों के द्वारा ही इस सभ्यता का निर्माण किया गया। ये जो प्रोफेसर गुहा ने जो अपनी खोज के आधार पर बताया है। अब बात करते हैं 3 जो प्रचलित मत है। 3 प्रचलित मतों में जो मिश्रित जाति है, मिश्रित जाति में जो विद्वानों के द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया इतिहासकारों के द्वारा कि मिश्रित जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। इस सभ्यता के निर्माण के पीछे उन्होंने यही प्रमाण दिया, यहाँ से जो विभिन्न प्रजातियों के अस्थि पंजर के अवशेष अपने को प्राप्त होते, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि यहाँ भूमध्य सागरीय लोग भी, उनके हड्डियाँ भी मिलती है अपने को। अल्पाइन जाति के प्रजाति के लोगों की हड्डियाँ मिलती है। ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियाइड, इन सभी मानव प्रजातियों की अस्थि अपने से यहाँ से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से प्राप्त होती है। तो उनके द्वारा यह अनुमान लगाया कि यहाँ मिश्रित जाति के लोगों के द्वारा निर्माण किया गया। एक दूसरा जो लगाया जाता है अनुमान, आकलन है इनके द्वारा कि द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया। उनका क्या जो प्रमाण है, उनका क्या आधार है, तो बात करें तो वो कहते हैं कि जब भारत में आर्य लोगों का आक्रमण होता है, जो ऋग्वेदिक एज, जो हम वैदिक धर्म को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऋग्वेदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है। और उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक एज जिसे कहते हैं, वैदिक पीरियड भी जिसे कहा जाता है, वो रहता है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। उस समय बात की जाए, जो लोग आर्य लोग हैं, इस सभ्यता के निर्माता थे, वैदिक संस्कृति के वही जनक थे, वो बाहर से आते हैं, मध्य एशिया, रूस की तरफ से भारत में आते हैं और उनके द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया। ये तो अलग अवधारणा, लेकिन वो जब आर्य भारत में आते हैं, उनके द्वारा वहाँ से पहले से निवास करने वाले जो द्रविड़ लोग हैं, उनके साथ युद्ध किया जाता है और उनको पराजित करके वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। यानी जो इस सिंधु घाटी सभ्यता में पहले निवास करने वाले लोग कौन थे? वो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे और आर्यों के आक्रमण की वजह से वो दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं, ये उनका मानना है। और तीसरा मत है आर्य इसके निर्माता रहे हैं, तो कुछ विद्वान आर्यों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मान लेते हैं। अब इसके बारे में विस्तृत रूप से जो अन्य जो मत है विद्वानों के द्वारा दिए गए, कौन कौन से मत दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात की जाए अन्य मत की सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, इसके बारे में इतिहासकारों को, जैसा मैंने आपको बताया, ये वाकई में काफ़ी विवादास्पद है और इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। एक मत इन्होंने प्रतिपादित किया इतिहासकारों ने कि ईरान, बलूच, ग्रामीण एवं कृषक वन्य संस्कृति के लोग ही इस संस्कृति के निर्माता है, सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि ये मत सर्वमान्य मत भी माना जाता है कि ईरान, जो बात की जाए, ईरान का जो फारस का राज्य था, जो वर्तमान में जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और ईरान का जो क्षेत्र है, इराक का कई क्षेत्र इसमें आता था, वहाँ पे रहने वाली जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, उनके जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर इन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो ईरान के जो बलूच जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, जो ग्रामीण एवं कृषक संस्कृतियां हैं, उनके द्वारा ही धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास किया गया और धीरे धीरे जो ग्रामीण सभ्यता से ये शहरी सभ्यता बन जाती है। ये मानना किसका है? फेयर सर्विस है
और रोमिला थापर का। वर्तमान समय में बात बताऊं आपको, इतिहासकार रोमिला थापर अभी तक जीवित है, तो इनके द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया है, तो ये मत सर्वाधिक प्रचलित रहता है। उसके अलावा जो अन्य इतिहासकारों के द्वारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव से इस सभ्यता का विकास माना जाता है। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं उनके द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली चीजें, जो उससे साम्यता रखने वाली चीजें अपने को मेसोपोटामिया यानी इराक की सभ्यता में भी अपने को प्राप्त होती। दजला और फरात नदियों के पास हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां से जो चीजें प्राप्त होती है, चाहे यहाँ से जो श्रृंगारदान है, चाहे वह शीशा है, ये चीज़ें अपने को वहाँ से भी प्राप्त होती है और उनमें समानता दिखाई देती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर है, जो सील वगैरह है, सील वगैरह भी वहाँ पे मिलती है। हालांकि इसके पीछे ये हो सकता है कि इनके व्यापारिक संबंध रहे हैं, जिस वजह से चीज़ों का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो इस मत के प्रतिपादक जॉन मॉर्सल है, जो गार्डन चाइल्ड है, व्हीलर है, मॉर्टिमर व्हीलर जिनका नाम है, डी कोसाम्बी है, क्रेमर है, लियोनार्ड बुली, इनके द्वारा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग ही रहे होंगे। ये तर्क काफ़ी मजबूत नहीं लगता है, क्योंकि व्यापारिक संबंध रहने की वजह से ऐसा रहा है। अब बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, तो कुछ विद्वानों के द्वारा ये भी माना जाता है मिस्र जो इजिप्ट प्रदेश है, उसकी जो सभ्यता है, जहाँ से अपने को जो बात की जाए तो पिरामिड अपने को प्राप्त होते हैं, और कई जो पिरामिडों में अपने को मम्मी वगैरह मिलते हैं, वो सभ्यता मिस्र वाली जो इजिप्ट वाली है, उसकी ही एक सभ्यता इन्होंने मान लिया। इलियट स्मिथ और पेरी ने उस क्षेत्र से जो साम्यता स्थापित करते हुए समानता स्थापित कर, इनका मानना है कि शायद ये कोई मिस्र की सभ्यता है, उसकी एक शाखा जो सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। हालांकि उनके भवन निर्माण की बातें की जाए उसमें कोई समानता दिखाई नहीं देती है। फिर सोती ग्रामीण सभ्यता, ये सोती ग्रामीण सभ्यता जो वर्तमान समय में ये मत प्रचलित हुआ। सोती ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? ये अमलानंद घोष इसके प्रतिपादक है, डीपी अग्रवाल, ब्रिजेट और आल्चिन इसके समर्थक है। बात की जाए सोती ग्रामीण सभ्यता, जो बीकानेर का क्षेत्र राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त होने वाली, जो खुदाई में प्राप्त होने वाली सभ्यताओं के जो अवशेष मिले, उनके आधार पर इनका मानना है कि ये सभ्यता धीरे धीरे शहरी सभ्यता में विकसित हो गई और इसी के लोग इस सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। और द्रविड़ निर्माता मैंने आपको बताया था, द्रविड़ मत है जो आर डी बनर्जी इसके प्रतिपादक है। इन्होंने कहा है कि आर्य लोगों के निर्माण से द्रविड़ लोग दक्षिण भारत की तरफ चले गए और पहले इस सभ्यता का निर्माण द्रविड़ लोगों के द्वारा ही किया गया था। उसके अलावा बात की जाए तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा जो विभाजन किया जाता है, जो 4 भागों में अमरी संस्कृति, नल संस्कृति, जोब संस्कृति और ये इत्यादि संस्कृतियों में जो विभाजन हमने ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ पढ़ा था, कुली संस्कृति, अमरी, नल, जोब, कुली संस्कृतियों में विभाजित किया है। तो कहते हैं ये बोले स्टोन एज के पश्चात जो मनुष्य के द्वारा धातु का प्रयोग किया जाता है और उस एज की अवस्था का ही ये विकसित रूप माना जाता है। ताम्र पाषाणी काल से निकलकर मानव शहरी सभ्यता की ओर विकसित होता है, ये मानना है स्टुअर्ट पिगट महोदय का, ऑल्चिन और फेयर सर्विस का। कई बार आप देखोगे कि 2 इतिहासकारों का नाम 2 जगह आ रहा है, इन्होंने 2 मत प्रतिपादित किए हैं इस वजह से। और उसके अलावा जो अंतिम मत जो प्रचलित है, आर्य निर्माता के.एन. शास्त्री है, एस.आर. राव है, लक्ष्मण स्वरूप पुशालकर है, इन्होंने माना है कि आर्य लोग इसके निर्माता है। तो ये जो विभिन्न विद्वानों इतिहासकारों के द्वारा ये अलग अलग अपने मत प्रतिपादित किए गए, सुझाए गए। हालांकि जब कभी भी इस सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति से संबंधित जो लिपि पढ़ी जाएगी एपटी, तो और भी कई रहस्यों से पर्दा उठेगा और ये रोमांच जब तक बना रहेगा जब तक इस सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जाए। तो विद्यार्थियों, पहले भी जो सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास हुई थी उसमें हमने तो इसका जिक्र किया था, इसके निर्माताओं के बारे में पढ़ा था। जिन कोई नए विद्यार्थियों के द्वारा ये नहीं पढ़ा गया है वो इसको नोट डाउन कर ले। हालांकि जिन विद्यार्थियों के पास पहले से नोट डाउन कर रखा है और कुछ चीज़ें उनको अलग लगे तो वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में हमने जाना। अब हम सैंधव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जान लिया और इसका काल समय जान लिया और इसके निर्माताओं के बारे में जान लिया। अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने में यानी सैंधव धर्म, अब सिंधु घाटी सभ्यता से
से संबंधित हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं यहाँ पे प्रचलित थे, कौन कौन से धार्मिक रीति रिवाज थे, कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, कौन कौन से वृक्षों की पूजा की जाती, कौन कौन से पशुओं की पूजा की जाती थी, उसके बारे में हम आज जो आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। जो क्योंकि हमारी पुस्तक की जो भारतीय संस्कृति का हमें अध्ययन करना है, संस्कृति में धर्म संस्कृति का भाग होता है, तो सैंधव धर्म के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।